नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज है, यूएनएससी रेजोल्यूशन एड्रेसेस की कंसर्न्स। देखिए, इस यूएनएससी रेजोल्यूशन के ऊपर मैं कल भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वाई रशिया एंड चाइना फेल्ड यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 ऑन तालिबान। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप एक बार इस पर्टिकुलरली वीडियो को देख लो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चूंकि अभी अगस्त के महीने में, अब तो खैर सितंबर आ गया, तो अब इंडिया प्रेसिडेंट नहीं रह गया है। कौन अब प्रेसिडेंट बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन मूव होता है, ये प्रेसिडेंट से ही मूव होता है। तो इंडिया प्रेसिडेंट था, तो हाँ भाई, इंडिया ऑफिशियली मूव कर रहा था। बट देखिए, कोई मतलब नहीं है, इंडिया मूव कर रहा था या कोई प्रेसिडेंट मूव कर रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और उसमें से 5 बाप मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई ना कि भैया 5 लोगों के हाथ में तुमने बागडोर संभाल दी है और वो 5 लोग उसको अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे भी कहीं भी लेके जाएं। तो ओवरऑल आप देखो, जो यूटिलिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, आज के एरा में इसको बहुत हद तक रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके हाथ में ताकत होती है तो आप उस ताकत को छोड़ना नहीं चाहते हो। ये बात बिल्कुल सच है। और वही चीज इन 5 सिक्योरिटी मेंबर्स के साथ है। ये 5 सिक्योरिटी मेंबर्स चाहेंगे कि हमारे पास वीटो पावर रहे और ये वीटो पावर किसी के पास ना जाए। तो चाइना तो नहीं चाहेगा कि इंडिया के पास आए, और बाकी कंट्रीज कौन सी बहुत भली हैं, रशिया यूएसए जैसी, जो कि चाह जाएंगे कि किसी और के पास वीटो पावर चली जाए। तो ओवरऑल आप देख लो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यूटिलिटी काफी कम हो गई। ये इस बात से पता चलता है कि एक रेजोल्यूशन 2593 तालिबान के अगेंस्ट पास कराया गया, ओवरऑल ये बोल के कि तालिबान भाई लोगों के राइट्स को ध्यान रखे, लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने का मौका दे, डेमोक्रेसी वगैरह का ध्यान रखे। लेकिन इस रेजोल्यूशन को भी 13 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया, रशिया चाइना इससे एब्सटेन कर गए। रशिया चाइना बोल रहे हैं इतनी जल्दी क्यों पास कर रहे हो, और ओवरऑल बाकी टेररिस्ट को यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो ओवरऑल तालिबान के इतना ज्यादा प्रो है रशिया चाइना कि अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट वो देना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला ये मैंने इस वीडियो में बताया, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए। अच्छा, इस रेजोल्यूशन 2593 में इंडिया ने एक बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। देखिए, इंडिया के कंसर्न्स हैं, बिल्कुल हैं। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप, ये ग्रुप्स ऑलरेडी अफगानिस्तान की धरती से और पाकिस्तान की धरती से पहले इंडिया के ऊपर अटैक कर चुके हैं। अब तालिबान के आने के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि इन ग्रुप्स की प्रेजेंस और स्ट्रांग हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। हालांकि तालिबान ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भाई अफगानिस्तान की जमीन को कोई भी ग्रुप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले भी ये बोला था कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकता, अब बोल रहे हैं कि कोई और कंट्री इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी तालिबान जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है, उसको ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं मिली है। लोग कहीं ना कहीं शक की निगाह से देख रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। हालांकि जो रीसेंट रेजोल्यूशंस मूव किए गए हैं, वहां पे तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुलाया गया। एक्चुअली तालिबान को नाम से भी नहीं बोला गया है। और पहले तो ये भी बोला गया था कि कॉन्फ्लिक्ट का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं, तो मिलिट्री सॉल्यूशन मत करो, अब तो ये भी नहीं बोला जा रहा है। प्लस ये बोला कि भाई एक इस्लामिक एमिरेट स्थापित मत करो, चूंकि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को मेंटेन करो, अब तो ये भी नहीं बोला जा रहा। मतलब ऑफिशियली तालिबान ने जो डेमोक्रेसी हटा दी, इस्लामिक एमिरेट स्थापित किया, इसको भी यूएनएससी ने मान लिया है। और ओवरऑल देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो आप भूल ही जाओ। जो भी वॉर क्राइम्स हुए, जितने भी लोगों को मारा है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ताकतवर लोगों की नहीं होती, कमजोरों की होती है अकाउंटेबिलिटी। प्लस रशिया चाइना तो दोस्त बैठे ही हैं, कुछ भी करो वो साथ देंगे ही। तो इस प्रकार के रेजोल्यूशंस बस पास होते हैं और तालिबान के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि हाँ भाई, इन कंट्रीज से जो पैसा आना है वो आना बंद हो सकता है। और आप देखिए, ये जो स्टेनक्साई हैं, इन्होंने कल रवि मित्तल से बात की। मित्तल साहब हैं, पूरा नाम मुझे इनका याद नहीं, जो कि ओमान में हमारे एम्बेसडर हैं। उनसे बात की और बोला कि भाई इंडिया के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, इसीलिए अच्छे रिश्ते चाहते हैं कि भाई इंडिया अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पूरा करे, इंडिया पैसा दे। अब इंडिया इंटरनल पॉलिटिक्स में तो पहले से इंटरफेयर नहीं करता था चाइना की तरह। हाँ, पैसा हमने काफी खत्म किया अफगानिस्तान के अंदर, तो वो पैसा और चाहते हैं। देखिए, सबको पैसा चाहिए, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में आ चुकी है, उनको भी मालूम है, ज्यादा लड़के उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। पैसा अगर ज्यादा लड़ेंगे तो और सैंक्शंस लगते जाएंगे, पैसा मिलना और मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कब तक बढ़ा पाएंगे वो बात की बात है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों ज्वाइन बटन दबा सकते हो तो जरूर दबाओ, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन बटन दबाते हैं, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर जुलाई 2021। तो भाई, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज लॉन्च किया
फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। अब इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, देखिए ये न्यूज हर महीने बात होती है। 8 सेक्टर्स में रिलीज होता है ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% बनाती हैं। तो एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये दो अलग अलग हैं और अलग अलग समय पे ये रिलीज होती हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इनका काम क्या है, कब रिलीज की जाती हैं, किस हिसाब से इनका कैलकुलेशन होता है, सब कुछ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाया है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस प्रकार के वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एक बार में प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। अब इंडेक्स में महीने के बेसिस पे क्या दे रखा है ये देखिए जरूरी नहीं है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि करंट में इसी वजह से कि भाई जुलाई 2021 में 134 है आपका इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। पिछले साल के जुलाई 2020 से 9.4% बढ़ा है। कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जुलाई 2021 में बढ़े हैं। ओवरऑल अप्रैल 2021 में जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज था वो 62.6% हो गया है। देखिए पहले जो प्रोविजनल लेवल था अप्रैल 2021 का व्हेन कंपेयर टू अप्रैल 2020, ऐसा बोला गया था कि 56.1% का इंक्रीमेंट है, बट अब पता चल रहा है कि 62.6% का इंक्रीमेंट है। अप्रैल से जुलाई 2021-2022 में जो ग्रोथ रेट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का वो है 21.2% प्रोविजनल। तो अब ये स्पेसिफिक फैक्ट्स अगर आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, एक बेसिक इन्फो आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। अब आप बोलोगे सर इससे रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए है, जब आप फाइनली अपने मेंस का एग्जाम देने जाओगे ना तो मेंस के एग्जाम से पहले एक बार इन स्टैटिस्टिक्स को देख लेना, लेटेस्ट मंथ के और ओवरऑल उस समय पे जो सबसे ज्यादा अपडेटेड फिगर्स होंगे उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उससे आप एग्जाम में चीजें कोट कर सकते हो, क्योंकि ये हर महीने के बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। जुलाई में अलग है, फिर अगस्त में अलग होंगे, सितंबर में अलग होंगे, अक्टूबर में अलग होंगे और आपका मेंस आगे है। तो मेंस के एग्जाम से पहले जब आखिरी 15-20 दिन में रिवीजन कर रहे हो तब अपडेटेड आप स्टैटिस्टिक्स देख लेना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो भैया दिस इज एन इंडिकेटर दैट मेजर द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मतलब एक गिवन पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है इसकी बात करता है आईआईपी। इसको कंपाइल और पब्लिश किया जाता है मंथली बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कंपोजिट इंडिकेटर है, इसके अंदर ब्रॉड सेक्टर्स भी हैं, यूज्ड बेस्ड सेक्टर्स भी। ब्रॉड सेक्टर्स में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी आता है। यूज्ड बेस्ड में बेसिक गुड, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आता है। बेस ईयर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 2011-12 है। ओके, गवर्नमेंट एजेंसी इसको इस्तेमाल करती हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा एक और बात, आईआईपी और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज दोनों अलग हैं, दे आर डिफरेंट, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होइएगा। आईआईपी को एक्चुअली में एडवांस जीडीपी के एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्टिविस्ट रेस रेड फ्लैग ओवर ड्राफ्ट दिल्ली प्लान। देखिए इससे पहले जो ड्राफ्ट रीजनल दिल्ली प्लान आया था वो 2021 में आया था, उसको इंप्लीमेंट किया गया। अब आया है ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041। 40th मीटिंग हुई नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की और इसमें ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 पास किया गया नेशनल कैपिटल रीजन के लिए, जिसने रीजनल प्लान 2021 के बहुत सारे प्रोविजंस को यहाँ पे अमेंड किया गया। ओके, नेचुरल कंजर्वेशन जो जोन है ना आपके दिल्ली का, उसमें लॉन्ग टर्म डिजास्टर इंप्लीकेशन कम हो। अब देखिए बात यह है कि जब कोई सरकार एक डेवलपमेंटल प्लान लेके आती है तब ये बोलती है कि हमने एडिशनल सेफगार्ड्स किए हैं, लेकिन जब एनवायरमेंटलिस्ट उस डेवलपमेंटल प्लान को डेसिफर करते हैं वो बोलते हैं यहाँ तो काम गड़बड़ हो गया। तो यही हो रहा है यहाँ पे। रीजनल प्लान 2021 के बाद ये जो रीजनल प्लान 2041 आया है, एनवायरमेंटलिस्ट का बोलना ये तो भाई बर्बाद कर देगा नेचुरल कंजर्वेशन जोन को। कैसे बर्बाद करेगा, तो वो बर्बादी आपको इस फिगर से दिखेगी। ऐसा क्या है रीजनल प्लान 2041 में जो कि रीजनल प्लान 2021 में था बट 2041 में नहीं है। मतलब कुछ ऐसे सेफगार्ड्स थे जो रीजनल प्लान 2021 में थे बट 2041 में हटा दिए गए। जैसे कि 2021 में ये था कि भैया टोटल फॉरेस्ट कवर कम से कम 10% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी 2041 में नहीं है। फिर जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, रिवर बेड्स हैं, बैंक्स हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन और हैबिटेशन एक्टिविटीज को परमिट नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा था रीजनल प्लान 2021 में। 2041 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर नेचुरल एरिया कंजर्वेशन जो जोन होते हैं ना,
उसमें जो भी कंजर्वेशन प्लान्स थे वो डिटेल बेसिस पे बनाने थे अकॉर्डिंग टू रीजनल प्लान 2021 2041 में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये बोला गया द मॉन्यूमेंट्स man-made heritage sites and conservation heritage areas be identified in the master zonal plans of each town and detailed conservation plan be prepared for their protection and conservation। ये भी भाई आपका रीजनल प्लान 2021 में था, 2041 में नहीं है। अमेंडमेंट्स क्या क्या किए गए? तो अमेंडमेंट्स ये किए गए कि अब ये जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन है ना, इसको दो भागों में बांटा जाएगा। एक भाग होगा फॉरेस्ट कवर, एक भाग होगा ग्रीन कवर। ओके, एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन जोन इज ऑप्शनल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए क्या लिखा हुआ, though the draft plan says that concepts components under national conservation zones as in RP 2021 यानी रीजनल प्लान 2021 shall remain and continue to be conserved। तो नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे कंजर्वेशन के लिए, उनको कंजर्व किया जाएगा, लेकिन उनको दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक होगी फॉरेस्ट कैटेगरी और एक होगी आपकी ग्रीन कैटेगरी। प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रीन कैटेगरी है ना, ग्रीन कवर वाली कैटेगरी, उसमें ओवरऑल कुछ नए प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उसका कंजर्वेशन ऑप्शनल होगा। पहले नेचुरल कंजर्वेशन जोन के अंदर जितने कंपोनेंट्स थे वहां पे सबको कंजर्व करना था। अब उन सारे कंपोनेंट्स को दो में बांट दिया गया, एक फॉरेस्ट और ग्रीन कवर। और ग्रीन कवर वाले कंपोनेंट को कंजर्व करना मैंडेटरी नहीं है, वहां पे डेवलपमेंटल प्लान चलाए जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, यहाँ तो ओवरऑल कंजर्व चीजें जो इतने सालों से कंजर्व हो रही है वहां पे भी डेवलपमेंट होने लगेगा। प्लस रीजनल प्लान 2021 में ये बोला गया था कि 0.5% ऑफ द एरिया से ज्यादा में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ओवरऑल दिल्ली का जितना भी एरिया है उसके 0.5% से ज्यादा में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और ये भी बोला गया था कि जो छोटे छोटे सेग्रीगेटेड प्लॉट्स होते हैं ना, ठीक है ना, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी 0.5% एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक नई चीज बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मास्टर प्लान है ना 2041 का दिल्ली का, इसमें क्या किया जाएगा कि ओवरऑल ये जो 0.5% की लिमिट है इसको तो ऑनर किया जाएगा, बट इंडिविजुअल लेवल पे इस लिमिट को शायद ना ऑनर किया जाए। तो पहले क्या था कि ओवरऑल दिल्ली के पूरे इलाके का 0.5% से ज्यादा इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल काम नहीं चलना चाहिए इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल मैनर में, और जो इंडिविजुअल इलाकों के इलाके हैं वहां पे भी 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब शायद सरकार ये बोल रही है मास्टर प्लान 2041 में कि ओवरऑल 0.5% की लिमिट को तो हम मानेंगे, बट इंडिविजुअल प्लॉट्स में इस लिमिट को वॉयलेट और ब्रीच किया जा सकता है। तो दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर इलाके में 0.5% से ज्यादा के इलाके में कोई ना कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज बताई जा रही है। पहले क्या था कि पूरे दिल्ली का 0.5% और इंडिविजुअल एरिया का 0.5%। अब नए में क्या है, पूरे दिल्ली का तो 0.5% से ज्यादा नहीं करेंगे डेवलपमेंट, बट इंडिविजुअल इलाकों में 0.5% से ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं, और दैट विल बिकम अ बिग डिजास्टर फॉर लोकल जियोलॉजी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो क्या क्या है इस मास्टर प्लान 2041 में कि भैया एक सस्टेनेबल लिवेबल और वाइब्रेंट दिल्ली बनाएंगे 2041 तक। ये तो खैर बोल बच्चन टाइप की बातें, एनालिसिस करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, प्रपोजल देंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन को दिमाग में रखते हुए 2021 का मास्टर प्लान इस समय पे खत्म हो रहा है। ओवरऑल एक ड्राफ्ट एमपीडी, ये जो ड्राफ्ट एमपीडी है अगले 20 सालों में दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे होगा इसको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जुलाई 2021 का शुरू हुआ है और ये रिलीज किया गया। इसमें बोला गया कि 1.1 पॉइंट से बढ़ा है ये, और ये 122.8 पे है। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये 1.1 पॉइंट से बढ़ा है और अभी के लिए इट स्टैंड्स एट 122.8। अब ये कितने परसेंट बढ़ा घटा ये इससे हमें मतलब नहीं है, हमें समझना ये है कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकलता है, इसको निकालता कौन है? तो इसको निकालता है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हालांकि ये मैंने रमेश सिंह में भी आपको पढ़ाया है। ओवरऑल ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिलीज किया जाता है, हर मंथ रिलीज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइसेस रिलीज किया जाता है। तो 317 मार्केट्स जो हैं हमारी 88 इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमी में, वहां पे रिटेल के बेसिस पे चीजों के दाम क्या चल रहे हैं, कैसी चीजों के? तो डेयरी मिल्क, पोल्ट्री चिकन, मैंगो, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ओनियन, टमाटो, कुकिंग गैस, डॉक्टर और सर्जन की फीस, मेडिसिन, एलोपैथिक, ऑटो रिक्शा, स्कूटर फेयर, बस फेयर, रेल फेयर, पेट्रोल फॉर व्हीकल, हाउसिंग, इन सब चीजों के आधार पर यह पता किया जाता है ओवरऑल कि भाई ये जो आपका लेबर ब्यूरो द्वारा रिलीज किया गया
सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। वैसे इस सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का काम क्या है? तो भैया केंद्र की सरकार के राज्य की सरकार के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जब डियरनेस अलाउंस देना होता है ना, तो महंगाई के हिसाब से उनका डीए बढ़ता है। भाई महंगाई बढ़ रही तो डियरनेस अलाउंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिटेल प्राइसेस फिक्सेशन में कितना इन्फ्लेशन आ रहा है उसके हिसाब से डीए को फिक्स करने के लिए सीपीआई डब्ल्यू निकालना पड़ता है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालना पड़ता है। हालांकि टोटल 5 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस होते हैं, जिसमें से वर्किंग क्लास के लिए 3 रेलेवेंट है। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, एक फॉर रूरल वर्कर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। तो भैया चाइना ने फर्स्ट रेड रोल ट्रांसपोर्ट लिंक खोला है अपने आप को इंडियन ओशन से जोड़ने के लिए। देखिए ओवरऑल अगर मान लीजिए ये है इंडिया, यहाँ ऊपर है आपका चाइना, इधर है आपका म्यांमार, नीचे तरफ आ जाइए तो यहाँ कहीं पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ओवरऑल चाइना के साउथ चाइना सी से शिप्स तैरते हुए आते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल के फिर इधर अफ्रीका या यूरोप वगैरह जाते हैं। कुछ इस प्रकार का रूट चल रहा है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव रूट निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चाइना का वेस्टर्न रीजन है ना, यहाँ से जब गुड्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो वो ईस्टर्न पोर्ट पे जाते हैं, बीजिंग वगैरह, वहां से सामान लोड होता है और पूरा तैरता हुआ ऐसे जाता है। तो अब चाइना यहाँ पे अल्टरनेटिव निकाल रहा है। पहला अल्टरनेटिव तो चाइना का ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि ग्वादर पोर्ट तक जाता है, वो सीधे सीधे इंडियन ओशन से कनेक्ट हो और इंडियन ओशन तक आप कह लो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर यही तो टारगेट है चाइना का कि भैया रोड रेल लाइंस बना लेंगे। और ये जो वेस्टर्न प्रोविंस है आपकी ओवरऑल चाइना की, जो आप कह सकते हो कि शिंगड़ू, अब एग्जैक्टली अगर आप शिंगड़ू की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे है, बट सिर्फ शिंगड़ू की बात नहीं हो रही, जितनी भी यहाँ पे चाइना के वेस्टर्न ये इलाकों में जो प्रोविंसेस आती है ना, वहां जो भी सामान वगैरह बनता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बेटर ये है कि ये पाकिस्तान में पहले एंट्री मारे, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से फिर ये सामान एक्सपोर्ट कर दे। दूसरा इन्होंने एक तरीका और निकाला है। इनका क्या है कि इन्होंने म्यांमार के बॉर्डर तक अपनी रेलवे लाइन पहुंचा दी। तो एक नई रेलवे लाइन बनाई है चाइना ने, और ओवरऑल ये रेलवे लाइन शेंगडू जो कि सिचुआन प्रोविंस की कैपिटल है उससे जाती है लिंकांग तक। लिंकांग क्या है? तो भाई चाइना की यूनान प्रोविंस में आप कह सकते हो शहर है लिंकांग, और ये लिंकांग शहर बिल्कुल म्यांमार के साथ बॉर्डर पे है। तो म्यांमार का जो बॉर्डर ट्रेड टाउन है ना चिनशॉ हो, उसके जस्ट बगल में है लिंकांग। तो इन्होंने चिंगड़ू से बना दी लिंकांग तक की रेलवे लाइन। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी वेस्टर्न चाइना का सामान है वो उस रेलवे लाइन से म्यांमार बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। फिर म्यांमार बॉर्डर में क्या होगा कि वो आपका रोड पे या फिर जो भी उनकी रेल लाइन से उस पे लोड होगा और वो कहा जाएगा यंगून पोर्ट तक जाएगा। यंगून पोर्ट से वो शिप पे लोड होगा और फिर सिंगापुर, यूरोप, अफ्रीका जहां भी जाना होगा चला जाएगा। तो अल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स को निकाल रहा है यहाँ पे चाइना। उसका रीजन ये है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में काफी भीड़ हो गई है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर चाइना की जो रिलायंस है वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये जो रेल लाइन है वो चाइना की मदद करेगा टू ट्रांसशिट कार्गो फ्रॉम सिंगापुर पोर्ट वाया म्यांमार। तो भैया सिंगापुर पोर्ट से लेके म्यांमार तक, देखिए अगर आप यंगून पोर्ट से सिंगापुर पोर्ट जाने की बात करते हो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ओके, और यंगून पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए चाइना के अंदर इन्होंने एक रेलवे लाइन बना दी फ्रॉम शिंगरू टू लिंकांग। ओके, तो इससे क्या हुआ है कि चाइना ने ओवरऑल इंडियन ओशन के साथ दो लिंक बनाने की कोशिश की है। एक तो पाकिस्तान के साथ ये जो ग्वादर पोर्ट है और दूसरा ये जो म्यांमार का आपका यंगून पोर्ट है। तो म्यांमार और यंगून पोर्ट का एक्सेस ले रहा है चाइना थ्रू पाकिस्तान एंड म्यांमार रिस्पेक्टिवली। और एक बार ओशन का एक्सेस हो गया तो फिर से वहां से सामान लोड करके दुनिया में कहीं भी भेज दो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लॉजिक है। म्यांमार के अंदर मैंडले, लाशियू और हंसे, इन प्रोविंसेस से ये पूरा का पूरा सामान निकलेगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे है आपका लिंकांग, यहाँ पे है आपका शेंगड़ू, यहाँ से यहाँ तक की रेलवे लाइन बन गई है और यहाँ से लेके म्यांमार के थ्रू होता हुआ ये पहुंच जाएगा यंगून तक। यंगून में है पोर्ट, एक बार समुद्र का एक्सेस मिल गया तो फिर समुद्र से तो सामान कहीं पे भी भेज दो। तो चाइना से सामान बाहर भेजना है या चाइना के अंदर सामान इंपोर्ट करना है, दोनों जगह पे जो शेंगड़ू लिंकांग वाली लाइन है वो मदद देगी। तो ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। और ओवरऑल जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि चाइना के वेस्टर्न रीजन जिंजियांग को जोड़ता है, वो आप कह सकते हो कि ओवरऑल आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। शेंगड़ू आप कह लो कि उतना पूरा नहीं है आपका पूरी तरीके से वेस्टर्न पार्ट में। ओवरऑल आप कह सकते हो कि अगर ये चाइना है तो यहाँ कहीं पे आपका सिचुआन प्रोविंस आता है, इसमें शेंगड़ू है। ओके, बट जो वेस्टर्न इलाके हैं आपके ये चाइना के,
जब तक पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन जाता तब तक हो सकता है कि ये शेंगड़ू लिंकाइंग वाली रेलवे लाइन को इस्तेमाल करके वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर लें। तो ये नए नए प्रकार के आप कह सकते हो चाइना ट्रेड इनिशिएटिव्स और इनोवेटिव ट्रेड इनिशिएटिव्स लेके आता है। एक्चुअली में वो अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है नीचे जाके यहाँ पे, वो एक्चुअली में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बहुत पास है। तो कल की डेट में इंडिया चाइना के बीच में कोई वॉर छिड़ता है तो इंडिया ब्लॉक कर सकता है स्टेट ऑफ मलक्का को, क्योंकि अंडमान और निकोबार हमारे कब्जे में। ओके, फिर अगर बात की जाए तो चाइना ने एक डी सी पोर्ट भी डेवलप किया है क्योकू फ्यू रखीने टाउनशिप में। वहां पे क्योकू फ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डीप सी पोर्ट बना रहा है चाइना अंडर द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इतना पैसा है कि पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट ही बनाता फिर रहा है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज है, बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट विंस रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। रमन मैग्सेसे तीसरे प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के। 1957 अप्रैल से अवार्ड दिया जा रहा है रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। 2009 तक ये प्राइज दिया गया था गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग में। 2009 के बाद इमर्जेंट लीडरशिप के लिए भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं बांग्लादेश की, इनको ये अवार्ड मिला है। मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान का है, इसको ये अवार्ड मिला है। फिलिपिनो फिशर को एक अवार्ड मिला है, जो कि फिलिपिनो फिशर और कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट रॉबर्टो बैलोन। अमेरिकन स्टीवन मुंसी को अवार्ड मिला है। और रिफ्यूजी असिस्टेंस और इंडोनेशियन टॉर्च बेरर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वॉच डॉग को यहाँ पे अवार्ड मिला है। डॉक्टर कादरी यहाँ पे न्यूज में, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, इनके पास एक डॉक्टरेट है फ्रॉम लिवरपूल यूनिवर्सिटी यूके। इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरल डिजीज रिसर्च बांग्लादेश ज्वाइन किया। ओवरऑल साइंटिफिक और मेडिकल फील्ड में यहाँ पे डॉक्टर फिरदौसी ने एक मेजर रोल प्ले किया, इसलिए इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और एक फाइनल न्यूज, ओडिशा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में क्रोकोडाइल की तीनों स्पेशीज के आप कह सकते हो साक्ष्य मिले हैं। एक बेबी घड़ियाल जो कि आपका गैवियालिस गैंगेटिस को बिलोंग करता है, ये भी मिला है ओडिशा की केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में। फिर लूना नदी जो बहती है केंद्रापारा से, वहां पे 12 फीट लंबा मगर क्रोकोडाइलस पैलुस्ट्रिस भी मिला है। और भितरकनिका नेशनल पार्क जो है केंद्रपारा में, वहां पे क्रोकोडाइलस पोरोसस भी मिला है। वैसे तो क्रोकोडिलियन फैमिली में 27 अलग अलग स्पेशीज हैं, जो कि 3 अलग अलग फैमिलीज में डिवाइडेड है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 3 क्रोकोडाइल स्पेशीज जो कि इंडिया में मिलती है, मगर, सॉल्ट वाटर और घड़ियाल, ये तीनों पाई गई हैं आपकी ओडिशा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में। वैसे तो क्रोकोडाइल की बात की जाए तो 1970 से ही जो क्रोकोडाइल है वो हमारे देश में ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो 1960 से इनको कंजर्व करने की कोशिश लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसको पहली बार उड़ीसा में इंप्लीमेंट किया गया अर्ली 1975 में, और बाद में मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया। एक राम तीर्थ सेंटर है जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है, ये मगर क्रोकोडाइल्स को कंजर्व करने के लिए ही बनाया गया है। तो 1984 से लेकर अब तक 600 मगरों को पकड़ा गया है और उनको ओवरऑल ब्रीड किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर, ये जो आपका राम तीर्थ सेंटर है वहां पे। एक घड़ियाल प्रोजेक्ट तिकारपाड़ा अंगुल डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है 1975 से। 1975 से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर डंगामाला नाम का एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और रियरिंग प्रोजेक्ट है भितरकनिका के अंदर, इसको चलाया जा रहा है। तो 1975 से क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए डंगामाला नाम का एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भितरकनिका के अंदर। जनवरी 2021 की बात की जाए तो भितरकनिका में 1768 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, 1974 में 96 थे। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कंजर्वेशन में यहाँ पे सक्सेस भी पाई है। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर लीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइन करें। गुड बाय, टेक केयर।